खास के एक बेजोड़ कवि को मैं बुलाना चाहता हूँ। दुर्गा वाजपेयी जी कानपुर के हैं। आइए मैं उस व्यंग्यकार को बुलाना चाहता हूँ जिनको सुनने के लिए हमारे जैसे तमाम कवि पता चलता है कि दुर्गा वाजपेयी जी आ रहे हैं, तो उनके कवि सम्मेलन को हम लोग खुद सुनने जाते थे। आज जो कवि हम लोग बने हैं उनका बड़ा आशीर्वाद है। आदरणीय के दादा का आशीर्वाद। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय दुर्गा वाजपेयी की। तालियां भी कमजोर है, जोरदार तालियां दुर्गा वाजपेयी जी के लिए आपकी हो जाए। वो आपको आएंगे, हंसाएंगे, व्यंग्य की कुछ कविताएं सुनाएंगे। आदरणीय दुर्गा दादा। भाई हेमंत पांडे अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, लाफ्टर के हैं, हास्य के हैं, आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां। ये सौभाग्य है कि समय है कि ये यहाँ उपस्थित हैं। आज रात में भी इनको आपने 8 बजे इंडिया उस पर टीन पर नेताजी लपेटे में आते हैं, अक्सर आप इनको देखते होंगे। और मैं आपके सामने दुर्गा वाजपेयी, ये है कि आजकल पत्नियां जो हैं वो अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। हमारी पत्नी भी हमारा नाम नहीं लेती है। अभी आप अजय प्रधान को सुन रहे थे, इनके अपने पत्नी का दर्द था, अपना इनका दर्द था। हाथ में ये बता रहे थे, हमारा ये दर्द है कि हमारी पत्नी भी हमारा नाम नहीं लेती है। जैसे हमारा नाम है दुर्गा वाजपेयी, तो दुर्गा दुर्गा हमको लोग बुलाते हैं, तो हमारी पत्नी हमको दुर्गा करके नहीं बुलाती है, वो दू हटा के मुंह लगा देती है, कहती मुर्गा। बिल्कुल हंसने की बात है। जब तक हमारे घर में माँ थी, मौसी थी, चाची थी, मतलब कुल मिला के हमारा विवाह नहीं हुआ था, तब तक हमारे 18 नाम थे। और जब हमारी शादी हो गई तो अब हमारे 22 नाम हैं। हर पति के होते हैं अपने अपने नाम। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हमारे यहाँ मुरली परिहार जी बैठे हुए हैं, ये भी देश के बड़े गीतकार हैं। हम लोगों को भी एक कार्यक्रम में भोपाल जाना था। अभी एक शहर में बहुत बड़ी घटना घटी थी, देश के अंदर भी, आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा। उसी घटना के विषय में मैं बता रहा हूँ। हम लोगों को अक्सर बाहर जाना होता है कवि सम्मेलनों में, तो उस दिन क्या हुआ, हम लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल पाया, भोपाल जाना था। तो हमने इनसे कहा कि कैसे चला जाएगा। बोले जेल की जनरल बोगी तो देख ही रहे हो, कैसे ठठाठा भीड़ है, अब कवि सम्मेलन छोड़ना पड़ेगा। हमका छोड़ना नहीं पड़ेगा, अब हमको कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो बोले कैसे। हमने कहा आओ, इनको मैं ले गया। अब एक जो देहात में आपने देखा होगा मोटरसाइकिल पे पीछे वो रबड़ बांधते हैं, उस रबड़ को हमने एक डोरे में बांध लिया और अंदर डिब्बा के अंदर चलाया। हमने कहा सांप है, सांप है, सांप है, सांप। मालूम पड़ा पूरा डिब्बा खाली हो गया। और हम लोगों दोनों मुरली परिहार जो हम दोनों लोग खिड़की बंद करके अंदर उसमें लेट गए। अखबारों में पढ़ा होगा, कानपुर में चेकिंग भई थी, कोई सांप आप निकला नहीं था उसमें। तो हम लोग उसमें जो है आराम से लेट गए, खिड़की उड़की बंद कर ली, एक एक बर्थ पकड़ लिया, पूरा डिब्बा खाली, लेट गए आराम से। उसके बाद रात में 3:30 बजे नींद खुली। मुरली भैया बोले देखो ये कोई स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है, जरा चाय आए कि देखो। हमने धीरे से खिड़की उठाई, हमने उससे पूछा भैया एक आदमी जा रहा था। हम कहा भैया ये कौन सा स्टेशन है। बोले कानपुर है, कानपुर। हम कहा कानपुर, और जो भोपाल गाड़ी जानी थी वो रात में 11 बजे आती है। कहीं भैया वो तो चली गई थी, दरअसल इस डिब्बे में सांप निकल आया था तो डिब्बा काट दिया गया। ये हुआ, तालियां जोर से बजा। दरअसल क्या है कि हम बैंक में नौकरी करते हैं और यहाँ पर हमारे ख्याल में शायद कोई सुदेश गुप्ता जी, अगर दुबे जी हों तो खड़े हो सकते हैं। ये सुदेश दुबे जी हैं, ये इनके छोटे भाई अनुज जो हैं बैंक में हम लोगों के साथ में काम करते थे। तो हम लोगों की एक दिक्कत ये होती है बैंक वालों की, ये आप अमन इक्लोसी में ही रहते हैं, यहाँ पर आप लोगों के बीच में रहते हैं। हम लोगों की दिक्कत क्या होती है कि हम लोग भाई साहब जब किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो बैंक वाले की ड्यूटी व्यवहार लिखाने में लिख जाती है कि बैठ जाओ भैया व्यवहार लिखो। अब हमको एक गोल मेज दे दी गई, एक पेन दे दिया गया, एक बैग दे दी गई, एक डायरी दे दिया गया, हमको बैठा दिया गया व्यवहार लिखने के लिए। मैं व्यवहार लिखने बैठ गया, तभी एक सज्जन आए,
हमारे पैर की तरफ झुके। हम कहा भैया पाँव न छुओ, पाँव न छुओ। बोले पाँव नहीं छू रहे, हेलमेट, अपना हेलमेट तुम्हारे मेज के नीचे रख रहे हैं। हमने कहा भैया ये तुम्हारा हेलमेट कौन ताकेगा। हमने दूसरी तरफ कुर्सी रख ली और व्यवहार लिखने लगे। बिल्कुल सत्य घटना है, ये 12 दिसंबर की घटना है सन 22 की। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हमने सब लिख के टोटल करके चलने लगे, एक और आ गए, बोले शंभुनाथ टंडन हमारा व्यवहार लिख लीजिए। हमने कहा आप बहुत जल्दी आ गए। बोले नहीं, लड़का गया था लिफाफा लेने जिसमें एक का सिक्का चपका रहता है, वो देर से लौटा है। हमने उसका भी व्यवहार लिख लिया। 10 बज चुके थे, 10:30 बजा था। डीजे ये सब बंद हो गया था, बिल्कुल शांत वातावरण था। 20-25 लोग टेबल पे खाना खा रहे थे। हमने भाई साहब कान में लगाया पेन, बगल में दाबा बैग, हाथ में ली डायरी और जहाँ पर लोग खा रहे थे वहीं पहुँच गया। हम कहा और भाई साहब किसी को व्यवहार लिखाना है, और कोई व्यवहार लिखाने के लिए बाकी हो तो व्यवहार लिखा लो भैया। आपका व्यवहार हो गया आपका। एक सज्जन खाना खा रहे थे, वो टेढ़े हो गए, बोले हमारे जेब से निकाल लो लिफाफा। हाँ, हमने उनका लिफाफा निकाला। और जिनके यहाँ शादी थी भैया, संजय भैया, वो आए, बोले दुर्गा ये हमारा तुम नाक कटा रहे हो। हम कहा क्या नाक कटा रहे हैं। बोले तो ऐसे व्यवहार लगा रहे हो जैसे बस का कंडक्टर में टिकट बनाता हो। और कोई व्यवहार लिखाना बाकी व्यवहार लिखा लो, और किसी का व्यवहार ना लिखा हो, ताली जोरदार बजा सकते हैं आप लोग। तो हमने कहा भैया जब आपने हमको एक मेज दे दी, एक पेन दे दिया, डायरी दे दी, एक आपने हमको बैग दे दिया, हम बैठ के व्यवहार लिख रहे थे, तब आपकी नाक जुड़ रही थी। हम डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं, तुम्हारी नाक कट रही है। ये बहुत अच्छा है बात। हम डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं तो तुम्हारी नाक कट रही है। दादा बहुत अच्छे। हाँ, नहीं अभी तो क्या भैया कि अभी जन्माष्टमी बीती है, उससे पहले रक्षाबंधन बीता था। जब रक्षाबंधन बीता तो हमारे दुल्हन हमसे कहेंगे कि चलो भैया घर चलो। तो हम कहा रक्षाबंधन में भैया घर आवत है और भैया जूझ में जावा जाता। अरे कहीं नहीं तुम चलो साथ में। अच्छा हम चले गए। उस समय की बात बता रहे हैं, हम अपने ससुराल में गए। संजय भैया बिल्कुल सही घटना है। और वही का कही हमारे साथ माल लाड़ प्यार में एकदम ला के एक मसालदानी का डिब्बा ला के रख दी। अब वो मसालदानी का डिब्बा बिल्कुल जब 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 लप 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 चांदी की तरह कर रहा था। जब हाँ बिल्कुल हमें लगा चांदी का है। तो जब वही चली गई चाय आए ले तो छुई के देखा तो हाँ वो प्लास्टिक का रहा एकदम। ओखा खैर खोला तो उमा 8 खाना बने रहा है। उमा एक खट्टी दाल मोट, एक मीठी दाल मोट, एक भुंजिया, एक समोसा, ऐसे 8-10 आइटम होके अंदर रहा है। हमका बाप रे बाप इतना खाना खावा जाइए हमका। खैर हम धीरे धीरे उसको खाना शुरू किया और पूरा डिब्बा पूरा मसालदानी झरिया दिया। एक रहा अखबार उमा पलट दिया और पलट के झरिया के खा गए हम। अब हमारे सास आई, डिब्बा ढक दिया रहे। कहीं लल्ला तुम कुछ खाए हो नहीं यहाँ। हम कहा नहीं हम खा लिया है। तो जो डिब्बा खोल जैसे डिब्बा का ढक्कन खोली और डिब्बा देखे हमका देखे, डिब्बा देखे हमका देखे, मतलब पीछे देखा घूम के तो आया सामान झूम के। कहीं सब खा लियो। हमका काय के लिए रखे रहो। कहीं नहीं खाए के लिए तो रखा रहा है। लेकिन दामाद जी एक बात तुमका बताई। हम कहा हाँ बताओ। तुम बोले तो कोई दिन तुम कहीं लतियाए जाइयो। हमका काहे लतिया जाइबे, कहीं नहीं खावा जाती है। पूरा डिब्बा झरिया खा गए हो। तो हमका ये खाए के लिए रखे रहो तो खा लिया। हमार अम्मा कहती रहे कि बच्चा कोई चीज प्लेट में जूठी नहीं छोड़ी जाती। बहुत अच्छे वाह। हम लोग उस घर संस्कार के नहीं है कि जो कोई मेहमान आया तो उसको कटोरी में दाल मोड़ दे दिया और जब वो दाल मोड़ खा के चला गया तो वही दाल मोड़ वही डिब्बा में फिर डाल लिया है। या तो छोटे बच्चों को दे दी जाती है या गाय को डाल दी जाती है। तो हमने कहा तो तुम का ये जूठा खिला रही हो का। बोले थोड़ा थोड़ा खा लो। और हमका एक ही बात, कहीं जो आइटम खत्म हो जाता है हमारे में हम उसको और भर देते हैं, डिब्बा बंद कर देते हैं, फिर दूसरे मेहमान के सामने रख दिया जाता है। तो हमका आजकल का जूठा खिला रही हो का। कहीं आजकल यही चलन है, जूठा खिलाने का चलन है। इसलिए आप लोग जोरदार तालियां बजा सकते हैं। मैं व्यंग का कवि हूँ। मातृशक्ति हमारे सामने बैठी है। एक कविता मैं पढ़ता हूँ, समाज से उठी हुई कविता है। अभी माता की पिता की बहुत बातें हुई हैं कि वृद्धाश्रम में डाल दिए जाते हैं। माँ का सम्मान करना चाहिए, माँ का सम्मान करना चाहिए। मैं अपनी पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, सुनिएगा कि पति 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पति व्यंग का कवि हूँ।
रचना में अगर कहीं छूटेगी, आप छूट जाएगी तो व्यंग आपको बहुत कम समझ में आएगा। बहन जी थोड़ी देर के लिए पढ़ लो बस, थोड़ी, इसके बाद हम गुजर जाएंगे हम। थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए हमको, बस बहुत देर नहीं सुनेंगे। कि पति दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक सताते हैं, दूसरे सताए जाते हैं। अपने अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आप किस में आते हैं। अच्छा है भाई, वाह। पत्नी से करो मत लड़ाई, ये बहुत अच्छी कविता है। पत्नी से करो मत लड़ाई, इसी में है पति की भलाई। वाह। आधुनिक पत्नी ने अपने पति पर इतना दबाव बनाया कि बेचारा पति अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ा। क्या सच्ची पंक्तियां हैं, वाह 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 वाह। और खुद जवानी के आश्रम पर रहने लगा और पत्नी की बातों की लातें सहने लगा। अच्छा। अब पत्नी के स्वर में स्वर मिलाते हैं, उनके जरा से पुचकारने पर अपनी दुम हिलाते हैं और कहते हैं आधुनिक युग में शांति और सुखमय जीवन जीने की यही कला है। वैसे भी आज के जमाने में वही पति भला है जो घर में कुत्ते की तरह पला है। अरे बाप रे, सही बता रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि उसके घर में कमरे में, जैसे हमारा अभी हेमंत जी बता रहे थे कि शर्ट वाली बात, कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके गेट का रंग, कमरे का रंग उसके पत्नी के विरुद्ध चढ़ा हो। उस आदमी के ऊपर पत्नी का इतना रंग चढ़ जाता है कि पत्नी जो कहती है कि गेट पे रंग नीला होगा तो नीला ही होगा, हरा होगा तो हरा ही होगा, कमरे का पीला होगा तो पीला ही होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, व्यंग का रचनाकार हूँ। व्यंग के माध्यम से एक दो रचना और सुन लीजिए। किस हमारे यहाँ 10 उपचुनाव होने हैं। मैं एक व्यंग पढ़ रहा हूँ, साहब सुनिएगा, व्यंग का कवि हूँ। कि सदियों से खेला जा रहा है लूडो का खेल, सदियों से गुप्ता जी खेला जा रहा है लूडो का खेल, उसके दूसरी ओर सांप सीढ़ी, बच्चे खेलते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। बहुत अच्छा व्यंग है, सुनिएगा। पर जब से ये खेल राजनीति में आ गया, यानी लोकतंत्र में छा गया, बदल गए इस खेल के मायने और तरीके। अब ये खेल कोई नेताओं से सीखे। इसे खेल रही है, इसे के भाई, इसे खेल रही है नेताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी। जनता के हिस्से में सांप और खुद के हिस्से में क्या व्यंग की कविता है। जनता के हिस्से में सांप और खुद के हिस्से में सीढ़ी। इसीलिए नहीं हो पाता है मूलभूत सुविधाओं से जनता का मेल। जी हाँ, यही है लोकतांत्रिक सांप सीढ़ी का खेल। जी हाँ, यही है लोकतांत्रिक सांप। आप किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, लेकिन इस गणेश के दरबार में उस मुखौटे को उतार के फेंक दीजिएगा। हम लोग कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। उसका मानना ये है हम लोगों का कि हम लोग गणेश की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ये बहनें हमारी ये बैठी हुई हैं, ये माँ बैठी हुई हैं, चाची जी बैठी हुई हैं, ये कभी सम्मेलन सुनने के लिए नहीं बैठी है। ये गणेश के सामने बैठ करके अपनी पूजा अर्चना भी कर रही हैं, अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त कर रही हैं कि हमारी मन की मुरादें हैं प्रभु पूरी कर देना, और अगले बरस फिर जल्दी आना, फिर हम आपको पूजेंगे अगले बार। इसलिए अपने मुखौटे एक व्यंग की रचना और दे रहा हूँ। वो चूंकि राम मंदिर बन गया है संजय भैया, आज भी राम मंदिर जाने में हर तरह की सुरक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ तक कि राम की भी बहुत तगड़ी सुरक्षा की जा रही है। राम के इस देश में राम की भी सुरक्षा की जा रही है। जब सुरक्षा नहीं थी, तिरपाल में हमारे राम बैठते थे, तब उसमें आतंकवादी घुस गए थे 5 सितंबर 2005 में। बिल्कुल। उसमें 5 आतंकवादी मार दिए गए थे। मैं सिर्फ राम से बात मैंने करने का प्रयास किया। स्वागत है। और पंक्तियां व्यंग की है, सुनिएगा संजय भैया, सुनिए भाई, सुनिएगा। स्वागत। राम लला तुम्हारी जन्मभूमि पर बमों से हमला। कविता सुनिएगा, अद्भुत कविता है। राम लला तुम्हारे जन्मभूमि पर बमों से हमला, बताओ प्रभु क्या है मामला। आतंकवादी घुस आया था
या प्रभु आपने उसे बुलाया था? अच्छा है। क्योंकि तुम्हारी मर्जी के बिना तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता है, फिर आतंकी मंदिर परिसर पर कैसे हमला कर सकते? क्या बात है सर है, वाह 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 वाह। हमने कहा प्रभु क्या ये कलयुग का अभिशाप है? यहाँ जगह जगह मारकाट है, बात बात में जाति पात है, जगह जगह मारकाट है, बात बात में जाति पात है, हत्या है, बलात्कार है, चोरी है, लूट है। यहाँ आदमी आदमी में फूट है, खाली नेताओं को खुली छूट है। नेताशाही सबसे ऊपर है, प्रभु आपसे भी ऊपर और सब उसके नीचे है। प्रभु आप अपनी आंखें क्यों नीचे हैं? वाह 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 वाह। राजनीति, पंक्तियां पढ़ता हूँ सुनिएगा। राजनीति धर्म के आड़ में पलती है, प्रभु ये बात आपको नहीं खलती है कि राजनीति ने अगर धर्म को नहीं छुआ होता तो मंदिरों में भी हमला नहीं हुआ होता। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। क्या किसी ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित थे वो आतंकी? और अच्छा बन गए, वाह। आतंकियों का समर्थन किया है कैसे, देखिएगा। क्या किसी ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित थे वो आतंकी जो मंदिर परिसर पर मर गए? प्रभु वो तो सबके सब तर गए। है, वाह दादा वाह। हम लोगों में कहा गया है कि कोई तीर्थ स्थान पर मर जाता है, अपने प्राण त्याग देता है, वो सीधे स्वर्ग जाता है। क्या किसी ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित थे वो आतंकी जो मंदिर परिसर पर मर गए? वो तो सब के सब तर गए। देश में ना जाने कितने आतंकी मरते हैं, पर इन 5 जैसे नहीं तरते हैं। ये आतंकी अगले जन्म में कलयुगी संत होंगे, यानी लोकतंत्र के मंत्र होंगे, मंत्री विधायक। ये आतंकी अगले जन्म में कलयुगी संत होंगे, यानी लोकतंत्र के मंत्र होंगे। और ये जो मंत्र हैं सब सिद्ध हैं, वास्तव में यही तो गिद्ध है। वाह 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 वाह। अब आसमान पर गिद्ध नजर नहीं आए हैं। अच्छा है। अब आसमान पर गिद्ध नजर नहीं आए हैं, ये सब के सब धरती में उतर आए हैं। वाह 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 वाह। और धरती में उतरकर विशिष्ट व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश कर गए हैं, और आप कह रहे हो कि गिद्ध मर गए हैं। क्या कहना है, अच्छा है, वाह। इन गिद्धों को मरे जानवर के नहीं, जिंदा आदमियों के गोश्त भाते हैं। ये खून पीते हैं और शान से जीते हैं। ये खून पीते हैं। क्या कविता हो गई।